सौभाग्य की बात होगी सर कि हमको उस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जानने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, तो एक जो बेसिक पॉइंट डिस्कशन किया गया था कल कि फिलॉसफी का अप्रोच क्या होना चाहिए, कोई और बताएगा? जुबैर जी थे कल आप? जुबैर जी कल आप क्लास में थे? सर क्या आशुतोष जी आप? हाँ बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही सर बताइए। ये बताया था कि मतलब कि फिलॉसफी को मतलब किसी चीज के सिर्फ मतलब कि फैक्ट चीजें नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब कि उससे संबंधित रिलेट करके चीजें वो करनी चाहिए सर। मतलब जो अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, हमने कल बताया था कि एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है? जी जी सर, जी सर। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच चाहिए होता है, ठीक है? जी सर। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऐसा बन गया है, सही गलत पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया है कि हम बहुत जल्दी किसी चीज में रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, हर चीज हमको क्विक चाहिए, जल्दी, फटाफट। इस फटाफट के चक्कर में होता क्या है कि खासकर जब फटाफट वाला कल्चर ना हम फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ फटाफट नहीं चलेगा, यहाँ आपको समय देना होगा। मेरे समय से 5 मिनट हो गया, और जिनको आना था, बहुत सारे लोग जिनको जुड़ना था, रक्षाबंधन भी है, और भानु जी भी दिख रहे हैं हमको, भानु जी भी जुड़े हुए हैं। आप कुछ प्रकाश डालिए भानु जी। चलिए, कोई बात, जुड़े रहिए। आप में से कुछ लोग हाथ खड़ा करिए कि जो कल के क्लास में थे। प्रहलाद जी, अच्छा, एक एग्जांपल से मैं आप लोग को और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। एक दूसरे सब्जेक्ट का मैं उदाहरण दूंगा आपको, ठीक है? दर्शन शास्त्र से इतर एक विषय मैं उठाता हूँ, और वो सब्जेक्ट जनरली लोग जानते हैं कि वो फैक्चुअल सब्जेक्ट है, वहाँ फैक्ट्स हावी रहते हैं, उसमें गलत भी नहीं, फैक्ट्स होते हैं वहाँ। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट का क्या महत्व होता है, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, ठीक है? आप लोग ने यस सर।
आप लोगों ने में से कितने ने हिस्ट्री पढ़ी है? आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कितने लोगों ने पढ़ी है? आशुतोष जी और पूर्वी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, बाकी और 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी, आप अनम्यूट करेंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है? जी सर, पढ़ी है मैंने। क्या ग्रेजुएशन में पढ़ी है कि पीजी में पढ़ी है? सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और पीसीएस की, तो वहां पर मैंने हिस्ट्री पढ़ी। बहुत बहुत बढ़िया। कितने साल की है प्रिपरेशन आपने? सर मैंने 2 साल की है। अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो कि छोड़ चुके हो? नहीं सर, हेल्थ इश्यूज हो गए थे थोड़े से, तो फिर उसके अच्छा। बाद मैं घर में शिफ्ट हो गया, तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी पहले दिल्ली रहते थे, अभी शिफ्ट कर गए हो वापस घर? नहीं सर, मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी, मैं इंदौर पे रहता हूँ। अच्छा। जी सर। इंदौर से ही कर रहे थे? जी सर, मैं इंदौर से कर रहा था। अभी मैं होम टाउन पे हूँ, रीवा, इलाहाबाद के पास। अच्छा, जी सर। ठीक है। बहुत खुशी हुई जान के कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे। आप लोग को आवाज आ रही है हमारी? यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया ये। डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया, मैं स्पीकर पे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ी आवाज प्रॉब्लमेटिक होगी। आवाज तब भी समझ में आ रही है आप लोग को? जी सर। ठीक है। हाँ, तो आशुतोष जी, आप जब तैयारी कर रहे थे, आप जान रहे हैं कि हिस्ट्री जो है एक फैक्चुअल, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है? जी सर। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा? जी सर, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड था उनका। हाँ, एक बहुत जाना पहचाना जो वेल नोन एक आंदोलन चला था, उसको भी उन्होंने हेड किया था। आप नाम बता सकते हो उसका? रिलीजन से रिलेटेड था सर, आई गेस। नहीं, पॉलिटिकल आंदोलन शुरू किया था। होम रूल आंदोलन का नाम सुना है? यस सर, होम रूल लीग की होम रूल उन्होंने लीग। एस्टेब्लिश Yes, किया था। ठीक है, उसको स्टार्ट किया था, ठीक है? जी सर। एक परिघटना, आप अनम्यूट रहो, आप और पूर्वी अनम्यूट रहो, आप लोग से इंटरेक्शन है हमारा, बाकी लोग समझेंगे कि बात क्या हो रही है। 1916 में एक परिघटना घटित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। क्या इस पे आप दोनों में से कोई प्रकाश डालेगा? सर किस ईयर में? 1916, 1916। नहीं सर, अभी तो नहीं याद है। पूर्वी जी, आपको याद है? सर होम रूल मूवमेंट 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कौन सी एक परिघटना घटित हुई थी? सर गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था। ये कौन बोल रहा है? आदित्य सर। अच्छा, आदित्य सर पहला आंदोलन किया था। अच्छा, चलिए आप लोग सर मॉडरेट और हाँ, एक्सट्रीमिस्ट सेपरेट हुए थे, सेपरेशन हुआ था उनका।
नरम दल और गरम दल। हाँ, सेपरेशन हुआ था कि वो एक हो गए थे? दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, शायद रियूनाइट हुए थे। हाँ जी सर, जी सर। अब सुनिए आप। जी देखिए, जनरली ये सारे फैक्ट्स होते हैं, आप जानते हैं कि हिस्ट्री में फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? लेकिन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी कॉन्सेप्ट का क्या महत्व है, उस ओर मैं आप लोग को ले जाना चाहता हूँ। मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो आशुतोष जी ने कहा कि नरम दल और गरम दल, यानी हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर जो कांग्रेस में थे, उनके बीच एक स्प्लिट हुआ था 1907 के करीब, 1907 के करीब एक स्प्लिट हुआ था, जिसमें जो हार्ड लाइनर्स थे उनको एक्सपेल कर दिया गया था, कांग्रेस से निकाल दिया गया था बाहर। और जो हार्ड लाइनर्स को लीड कर रहे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बहुत सारे इश्यूज थे जिनकी वजह से ये एक्सपेल हुआ था। उसके पहले 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था, ये सब आप लोग जान रहे होंगे, हिस्ट्री वाले जिनका बैकग्राउंड है, ठीक है? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं क्यों उठा रहा हूं। 1916 में जैसे आशुतोष जी कहे कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और शायद उनके बीच सेपरेशन हुआ था। सेपरेशन तो 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। बल्कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, वहां पर ये फिर से कांग्रेस में जुड़ गए थे। इनकी वापसी हुई थी, घर वापसी हुई थी, ठीक है? अब यहाँ महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि इसमें एनी बेसेंट ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया था। एनी बेसेंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। जो हार्ड लाइनर्स थे उनकी घर वापसी यानी कांग्रेस में वापसी में एनी बेसेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इतिहास में दर्ज है। अब आपको लग रहा है ना कि ये जो फैक्ट है कि 1916 1907 में एक्सपेल हुए, 1916 में इनको वापस, ये दोनों एक हो गए, इनको वापस बुला लिया गया, फिर से ये कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हार्ड लाइनर्स, ये सब जो फैक्ट्स हैं, इनके पीछे कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है? मैं आपका इशारा, आपका ध्यान उधर ले जाना चाह रहा हूं। देखिए, जब एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन शुरू करना चाहती थी भारत में, उनको लगता था कि भारत में स्वशासन होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने रची। लेकिन उस समय उनके मन में एक डायलमा आ गया, उनके मन में एक द्वंद्व उठा। ये द्वंद्व क्या था? ये द्वंद्व ही उस अवधारणा की ओर आपको ले जाएगा जो इनकी वापसी के लिए एनी बेसेंट के प्रयासों पर प्रकाश डाले। ये द्वंद्व क्या था एनी बेसेंट का? एनी बेसेंट का ये द्वंद्व था कि वो चाहती थी कि कांग्रेस को होम रूल लीग आंदोलन के साथ वो एसोसिएट करे। उसके पीछे उनका सोच था कि कांग्रेस के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं और कांग्रेस के पास जो संगठन है वो भी ग्रास रूट लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। और वो चाहती थी कि अगर होम रूल आंदोलन को हम देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक ले जाना चाहते हैं तो हमें इसके संगठन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन जो है ग्रास रूट लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक डायलमा उनके पास, जो डायलमा चल रहा था उसका दूसरा पक्ष ये भी था कि उनको ये लगता था कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो तथाकथित सॉफ्ट लाइनर्स थे, उनमें जुझारूपन नहीं था। किसी आंदोलन को आगे ले चलने का एक मादा होता है ना, जुझारूपन, वो जुझारूपन उनमें नहीं था। और वो जो मादा है, जो किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ने का जो एक होता है ना इनकलाब, वो उनको हार्डलाइनर्स में दिखाई देता था। उनको ये लगता था कि यार अगर इसको कामयाब करना है इस आंदोलन को, तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। ये जो हार्ड लाइनर्स हैं वो बहुत जुझारू हैं, इनके अंदर इनकलाब है, देश के लिए कुछ करने की चाहत है, लड़ते हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं।
तो अब वो एक डायलमा में फंस जाती है कि यार कांग्रेस का अगर साथ लें तो ऐसे नेताओं का साथ नहीं मिल पाएगा जो इतने जुझारू हैं और जिनकी जरूरत है इसको कामयाब करने के लिए। दूसरी तरफ वो सोचती थी कि अगर हम इन नेताओं को अपने साथ, हार्ड लाइनर्स को अपने आंदोलन के साथ एसोसिएट कर लें तो कांग्रेस का जो संगठन है, ग्रास रूट लेवल पे उसका वर्क है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और जो हमारी सोच है कि हम इसको देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक पहुंचाएं, वह शायद ना हो पाए। ठीक है, अब ये जो डायलमा इनके अंदर चल रहा था, तो इस डायलमा के सल्यूशन के रूप में उनको एक रास्ता सूझा। उन्होंने एक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया 1915 के आसपास। लगातार उन्होंने ये कोशिशें आरंभ कर दी कि किसी तरह जो ये हार्ड लाइनर्स हैं, इन हार्ड लाइनर्स को वापस कांग्रेस में शामिल कराया जाए ताकि जो ये मेरा डायलमा है ये समाप्त हो और हार्ड लाइनर्स का भी मैं साथ ले सकूं और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन का मैं उपयोग भी कर सकूं। बार बार कोशिश करती रही और उनको कामयाबी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिली। हार्ड लाइनर्स फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और होम रूल लीग आंदोलन आरंभ हुआ। 3-4 साल तक चला। कई अन्य वजहों से ये कामयाब नहीं हो पाया, उसकी अन्य अवधारणा है। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे हिस्ट्री के संदर्भ में, यदि कोई पूछे कि एनी बेसेंट ने क्यों प्रयास किया, 1916 में जो कांग्रेस का विलय हुआ, हार्ड लाइनर्स सॉफ्ट लाइनर्स फिर से एक हो गए, हार्ड लाइनर्स की वापसी हुई कांग्रेस में, इसके पीछे एनी बेसेंट ने प्रयास क्यों किया, तो इसकी अवधारणा आप लोग बता पाओगे? जी सर। पूर्वी जी बता पाएंगे अब आप? पूर्वी जी बता पाएंगी आप? अनूप जी? जी सर। अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता पाओगे? जी सर। बता पाओगे? जी सर। आप समझने की कोशिश ये करो कि हिस्ट्री जैसे फैक्चुअल जगहों पर भी अनेक तरह के कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं और धारणाएं छिपी हुई हैं। कोई भी परिघटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, कोई ना कोई अवधारणा बनी हुई है। अनेक तरह के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम जानने की कोशिश करें तो जो घटनाएं परिघटित हुई हैं हमें इतिहास में, उनके पीछे की अवधारणाएं हम समझ सकते हैं। अब सोचिए आप एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आप लोग को समझाया, आप सोचिए कि जब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में जिसको फैक्चुअल माना जाता है वहां चारों तरफ अवधारणाएं भरी पड़ी हैं, तो आप फिलॉसफी से कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप फैक्चुअल होके, तथ्यात्मक होके, चीजों को रट के, चीजों को ट्रिक से याद करके आप इस विषय के साथ न्याय कर पाओगे? कभी न्याय नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, कभी न्याय नहीं कर पाओगे। कल जैसे मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए, अब मैं उन एग्जाम्पल्स पे एक एक करके आता हूं। कल जैसे आज एक थे जेआरएफ थे कि कौन थे, अभिराज जी का आज दिखाई नहीं दे रहे हमको। जैसे अभिराज जी ने कल एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसका उत्तर दिया, बाकी लोग उत्तर नहीं दे पाए। तो लगभग 80-90% लोग फैक्चुअल चीजों पे तो उत्तर दे रहे थे, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स आने लगे तो वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अभिराज जी ने कुछ प्रयास किया एक दो जगहों पे, तो वो साफ दिख रहा था कि अप्रोच जो है हमारा वो फैक्ट्स की तरफ है, कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं। ठीक है, तो आप ये बात अब गार्ड बांध के रख लो, अपनी कॉपी में, अपने जहां स्टडी टेबल है उसके सामने लिख लो कि फिलॉसफी को हमको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ना है, अवधारणाओं के थ्रू समझना है, हमको इस विषय को जानने की कोशिश करनी है। ठीक है,
अब एक सामान्य सा हम प्रश्न पूछेंगे और इसके बाद जो कल जहां हमने छोड़ा था वहां से कुछ और बातें बता के आज का क्लास खत्म करेंगे। अभी 4-5 दिन में लगातार क्लासेस लूंगा। इसके बाद शनि रवि को मैं रेगुलर क्लासेस आपको लूंगा। इंडियन फिलॉसफी के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कॉन्सेप्चुअल है, टफ है, जो लोगों को समझ में नहीं आते और बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो लोग गलत कर देते हैं, उन सारे मैं टॉपिक्स को डील करूंगा शनि रविवार को। लेकिन अभी 3-4 दिन मैं लगातार क्लासेस दूंगा। थोड़ा सा अपने कार्यक्रम से थोड़ा समय निकाल के मैं 8 से 9 आप लोग का 3-4 दिन डेली क्लास लूंगा। ठीक है। अब एक सामान्य सा प्रश्न हम उठाते हुए फिर कल वाले बिंदु पे लौटेंगे। इनमें से कितने लोग हैं जो प्रामाण्यवाद को ट्रिक से याद करते हैं? हाथ खड़ा करिए। इनमें से कितने लोग हैं जो प्रामाण्यवाद को ट्रिक से याद करते हैं कि कौन सा दर्शन स्वतः प्रामाण्य को मानता है, कौन सा दर्शन परतः प्रामाण्य को मानता है, इसके लिए ट्रिक लगाते हैं? यस सर। अब जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं उनसे मैं कॉन्सेप्ट पूछूंगा। तीन लोग, 4 लोग, 5, 13-14 लोग हैं। बाकी लोग मतलब कि कॉन्सेप्ट के थ्रू जान रहे हैं। 7, चलिए इनमें से किसी एक व्यक्ति से मैं पूछता हूं। रश्मिता जी, आप हैं लाइन पे? अच्छा चलिए, छोड़िए। चलिए, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है उनमें से कोई एक व्यक्ति मुझे बताएगा कि अगर वो ट्रिक से प्रामाण्यवाद को नहीं कंठस्थ कर रहा है तो उसकी अवधारणा कैसे अपने दिमाग में डाल रहा है? कोई एक व्यक्ति बताएगा जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया है। या तो मेरी आवाज सबको नहीं जा रही है या आप लोग रिस्पांस लेट कर रहे हो। आशुतोष जी, आपने हाथ नहीं खड़ा किया है। अनूप जी, अनूप जी, जी सर। मैंने खड़ा किया था सर। अच्छा, हट गया। स्टार्टिंग में। आशुतोष जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था? नो सर। अच्छा, तो आप मतलब प्रामाण्यवाद को ट्रिक से नहीं याद रखते, जी सर। इसका कॉन्सेप्ट लगाते हो। ठीक है। और सर कहीं कहीं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ और जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता वहां पे सर मैं फिर याद करने की कोशिश करता हूँ ड्यू टू एग्जाम। पूरे प्रामाण्यवाद कहाँ कहाँ जो है कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बताइए। जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन के प्रामाण्यवाद को आप बताइए कॉन्सेप्ट के थ्रू। सर एक्चुअली अभी दिमाग में तो इतना नहीं है, लेकिन एक दो चीजें हैं जो जो मैं शेयर कर सकता हूँ और उनमें से एक चीज है। बहुत इजी रही है। देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत हायर स्टडीज पे हो, बहुत रिसर्च कर रहे हो कई लोग। हाँ, यहाँ पे कोई वो क्लास नहीं है। आप लोग जो भी आए कुछ भी बताओ, आपका धड़क खुलेगा, आपके फायदे की बात है। हमें तो आ ही रहा है, हम तो बोल के चले जाएंगे। हमको दिख रहा है कि मेरे पास 33 मिनट बाकी है बस। जी सर। 33 मिनट बोलना है, फिर हमको चले जाना है। ठीक है, आप लोग बोलो, इसके बाद हम तो जब बोलेंगे तो आप लोग सुनोगे। तो कहाँ आप न्याय वैशेषिक दर्शन को बताइए। चलिए हम आपको थोड़ा सा आसान करते हैं कि ये परतः प्रामाण्य को मानते हैं। ठीक है, जी सर। परतः प्रामाण्य को मानते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को बताइए कि परतः प्रामाण्य का क्या अभिप्राय हुआ। सर इसका तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे मीमांसा का जो प्रभाकर है, प्रभाकर जो कहते हैं वो ज्ञान स्वप्रकाश होता है।
यानी अच्छा। ज्ञान जो है वो स्वयं से प्रकाशित होता है, उसकी सिद्धि के लिए, उसकी ज्ञाता के लिए हमें किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। जब वो ये कह देते हैं कि ज्ञान स्वतः प्रकाश है, यानी खुद से ही प्रकाशित है, यानी वो सूरज की तरह है, और सूरज को किसी का आधार नहीं होता रोशनी के लिए, बल्कि वो दूसरों को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं स्वप्रकाश है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, इनका जो प्रमाण्यवाद होगा कहीं ना कहीं स्वप्रमाण होगा। ठीक है जी सर। आशुतोष जी, बहुत अच्छा आपने थोड़ा सा जो आपने बताया, मतलब बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, न्याय का सर हम बता सकते हैं। हाँ अनूप जी आप भी कुछ बोलिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे सर approach करना। न्याय में क्या है कि दोनों मतलब कि परतः प्रमाणवाद मानता है। अच्छा, पहले पहले एक चीज आप बताइए कि आशुतोष जी ने जो बात कही मीमांसा के संदर्भ में, वह ठीक है? उन्होंने कहा कि प्रभाकर जो है ज्ञान को स्वतः प्रकाश्य मानते हैं, ठीक है, इसलिए जो उनका प्रामाण्यवाद है वह स्वतः प्रामाण्य है। क्या आप इससे सहमत हो? जी सर। आशुतोष जी आप अनम्यूट रहो, अगर आप शांत जगह पे हो तो अनम्यूट रहो आप। जी सर। अभी आपसे अनूप जी 2 लोग अनम्यूट रहेंगे, आप लोग हमसे डिस्कस कर रहे हो, बाकी लोग सुनो इसको। हाँ अनूप जी बताइए, क्या आप सहमत हो? जी सर। आशुतोष जी से आप सहमत हो? जी सर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ मैं एक प्रश्न उठाऊंगा आप दोनों से। जी जी सर। जो कुमारिल हैं, कुमारिल जी सर। मीमांसक हैं, जिनको भाट मीमांसक भी कहते हैं, क्या ये ज्ञान को स्वतः प्रकाश मानते हैं? नहीं सर, नहीं मानते हैं वो। अच्छा, वो क्या मानते हैं? आशुतोष जी बताइए। वो शायद इसको आत्मा का व्यापार कहते हैं, ज्ञान को आत्मा का व्यापार। ज्ञान को आत्मा का व्यापार कहते हैं, मतलब आप इतना तो क्लियर हो कि कुमारी जो है स्वतः प्रकाश नहीं मानते। नहीं मानते जी सर, उसको ज्ञाततावाद को मानते हैं। हाँ देखिए कितना बढ़िया। आशुतोष जी आप फिलॉसफी रखे थे क्या आईएएस में? नहीं सर, फिलोसफी इंटरेस्ट है मेरा, कई सालों से दबी हुई। देखिए जिस भी व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, जो किसी एक्सीडेंटली इस सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा है, वो इसके साथ ज्यादा न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं कर पाएंगे, मेहनत करेंगे तो करेंगे, लेकिन इनको हमेशा एज होगा, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की वजह से वो पढ़ेंगे और रुचि लेंगे। बाकी लोग एक्सीडेंटली आए हैं तो थोड़ा उनको लगेगा कि बस जितना काम निकल जाए उतना पढ़ो, बाकी क्या पढ़ना। ठीक है, अच्छा आशुतोष जी, जी सर। अब यहाँ हम एक तर्क करते हैं, जी। ठीक है? तर्क तो आप समझ रहे होंगे, जी जी। न्याय दर्शन में तर्क की परिभाषा आपने सुनी होगी। जी जी सर। ठीक है, अब हम जी। एक तर्क कर रहे हैं। देखिए हम कैसे यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेंगे। जी। आपने कहा कि प्रभाकर स्वतः प्रकाश्य हैं, इसलिए यह स्वतः प्रामाण्य को मानते हैं, ठीक है? जी जी। फिर कुमारी को आप कह रहे हैं कि यह स्वतः प्रकाश नहीं मानते, ज्ञान के प्रकाश के संदर्भ में इनका ज्ञातावाद का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि यह परतः प्रामाण्य को मानेंगे आपके हिसाब से, ठीक है? जी सर। आशुतोष जी? जी जी सर। जी। ठीक है, जी। तो क्या कुमारी परतः प्रामाण्य को मानते हैं कि स्वतः प्रामाण्य को मानते हैं? सर इसमें क्लैरिटी नहीं है मेरे को, मैंने इस संदर्भ में नहीं पढ़ा। क्रिएट किए ना, हम एक तर्क क्रिएट किए, जी जी सर। कॉन्ट्रडिक्शन बन गया। इसका मतलब इस तर्क से क्या स्पष्ट हो रहा है? इस तर्क से यह स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञान के स्वतः प्रकाश्य और ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य में कोई सीधा संबंध नहीं है। जी सर। ठीक है, यह अवधारणा आपको बन गई। अब देखिए हम आपको धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि कैसे फिलॉसफी में अवधारणाएं भरी पड़ी हैं और हम चीजों को रट रहे होते हैं। ठीक है,
जी तो सर। इस कॉन्ट्रडिक्शन से यह निष्कर्ष निकला कि स्वतः प्रकाश्य होना और स्वतः प्रामाण्य होना दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा जब बात उठी है तो थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें कि देखिए जो ये प्रकाश से स्वतः प्रकाश या प्रकाश की बात आपकी है ना, यह एक विशिष्ट प्रकार का सिद्धांत है जो किससे जुड़ा है? ज्ञान के ज्ञान से। ठीक है आशुतोष जी, ये किससे जी जुड़ा सर। है? ज्ञान के ज्ञान से। जी और जो प्रामाण्य का संबंध है वह किससे जुड़ा है? ज्ञान के प्रामाण्य से। दो अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, जी सर, एक बार और सर रिपीट कर दीजिए। एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे टेबल पे या कहीं पे भी मान लीजिए ये हमारे सामने ये जार रखा है, पानी का जार रखा है ये। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। तो न्याय वैशेषिक दर्शन क्या कहेगा कि पहले हमारे इंद्रियों से इसका सन्निकर्ष होगा, इस जार के साथ हमारा इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा। ठीक है, पहला स्टेप तो यह हुआ कि जब हम इस जार का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष हुआ। अभी डिटेलिंग हम बताएंगे किस प्रकार से त्रिविध सन्निकर्ष परिघटित होता है। सन्निकर्ष हुआ। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम कहेंगे कि मैं इस जार को जान रहा हूं या मैं इस जार को जानता हूं। इसके लिए एक विशिष्ट शब्द प्रयोग किया गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में, जिसको अनुव्यवसाय कहते हैं। ठीक है, इसी अनुव्यवसाय को क्या कहा गया है? ज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नॉलेज। ठीक है आशुतोष जी, अभी समझ में आया? जी सर। जी ये हमें इसका बोध हुआ कि ये जार का ज्ञान हमें हो रहा है। तो ज्ञान का ज्ञान पहले स्टेप में क्या हुआ कि हमें इसका प्रत्यक्ष हुआ, इंद्रियों से हमारे इसका सन्निकर्ष हुआ। तत्पश्चात अगले स्टेप में क्या हुआ कि हमें इस ज्ञान का ज्ञान हुआ, जिसको वो अनुव्यवसाय कहते हैं। तत्पश्चात तीसरे स्टेप में न्याय वैशेषिक दर्शन कहता है कि हम इसकी प्रामाणिकता का निश्चय करके यह जान पाते हैं कि यह जो ज्ञान हमें हो रहा है यह प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। तो यह जो निश्चयीकरण हो रहा होता है यह प्रामाण्य से संबंधित है। और उसके ठीक पहले वाला जो स्टेप है वह ज्ञान के ज्ञान से संबंधित है, जिसको ज्ञान का प्रकाश्य कहते हैं। समझ में आया अभी? जी सर। आसान भाषा में। तो पहले स्टेप किसका आया? प्राथमिक कौन हुआ? ज्ञान का ज्ञान की ज्ञान का प्रामाण्य? ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। इतनी बात समझ में आ गई कि ज्ञान का प्रकाश प्राथमिक है ज्ञान के प्रामाण्य से। इतनी बात समझ में आ गई ना? जी सर। ठीक है, तो यही हम समझाना चाहते थे कि ज्ञान का जो प्रकाश्य है वह ज्ञान के प्रामाण्य से भिन्न सिद्धांत है और ज्ञान के प्रामाण्य से प्राथमिक होता है। और दूसरी चीज जो तर्क द्वारा हमने आशुतोष जी प्रस्तुत किया, हमने ये बताया कि ज्ञान के स्वतः प्रकाश और ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य या ज्ञान के परतः प्रकाश और ज्ञान के परतः प्रामाण्य में कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, जी सर। क्योंकि इसका एक स्पष्ट उदाहरण है भारतीय दर्शन में जो कुमारिल मीमांसक हैं। देख रहे हो आप? जी सर। कि कुमारिल मीमांसक ज्ञान के संदर्भ में क्या ज्ञातता नामक अनुमान पर इसको आधारित कर रहे हैं। यहां स्वतः प्रकाश नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी प्रामाण्य को क्या मानते हैं? स्वतः मानते हैं। ठीक है, जी सर। वही प्रभाकर, जैसा आपने कहा कि त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, उनके ज्ञान का ज्ञान सिद्धांत क्या है? त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। वहां वह स्वतः प्रकाश को मानते हैं और प्रामाण्य भी क्या मान रहे हैं? स्वतः मान रहे हैं। ठीक है, जी सर। न्याय वैशेषिक दर्शन में आएंगे तो वह भी क्या मान रहे हैं? अनुव्यवसाय में मानस प्रत्यक्ष मानते हैं। यहां पर भी ये स्वतः प्रकाश न मानकर परतः प्रकाश मानते हैं, लेकिन प्रामाण्य क्या मानते हैं? परतः प्रामाण्य मानते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग?
इसको एक बार प्लीज सर रिपीट करेंगे, जो प्रभाकर का त्रिकुटी हुआ है उसको सर। कौन बोल रहा है? मनीष? जी सर। क्या आपको नहीं समझ में आया? सर ये प्रभाकर का जो आपने त्रिकुटी ज्ञान का जो बताया थे वो इसके एक बार रिपीट करेंगे कह रहा हूँ सर। और देखिए सर जो थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, अभी मेरा आप लोग से मतलब वो नहीं है कि मैं आपको प्रामाण्यवाद पढ़ा रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग घबराइए मत। जितना भी इंडियन फिलॉसफी का टफ टॉपिक है, ज्ञान मीमांसीय जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी मैं कवर करूंगा और बहुत डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है? जी अभी सर। मनीष जी ने जो प्रभाकर के बारे में पूछा है उसको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि प्रभाकर मीमांसक ज्ञान के संदर्भ में त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद को मानते हैं। त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि जब हमें किसी विषय का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है कि हमें जो है ज्ञान स्वयं को भी प्रकाशित करता है, विषय को भी प्रकाशित करता है और आत्म तत्व को भी प्रकाशित करता है। इसी को कहते हैं त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। तो यहां पर भी ज्ञान को स्वतः प्रकाश्य माना गया है और प्रामाणिक को भी यह स्वतः मान रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन कुमारी में यह बात थोड़ी सी पलट जाती है। वहां वो ज्ञान को कहते हैं कि नहीं, ज्ञान का ज्ञान हमें स्वतः प्रकाश नहीं होता है बल्कि ज्ञातता के आधार पे अनुमित करते हैं। अब यहाँ अवधारणा आएगा कि भाई ज्ञातता क्या होती है, ये सब अवधारणा आएगी ना, डिटेलिंग आएगा कि ये ज्ञातता क्या होती है, ज्ञातता का सिद्धांत कैसे होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ आप ये समझिएगा कि कुमारी ज्ञान के प्रकाश के संदर्भ में परतः प्रकाश को मानते हैं, यानी ज्ञान को ज्ञातता नामक अनुमान पर आधारित करते हैं, लेकिन प्रामाणिक को वह स्वतः मान रहे होते हैं, ठीक है? तो स्पष्ट है आशुतोष जी, अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान के स्वतः प्रकाश, ज्ञान के स्वतः प्रामाणिक, ज्ञान के परतः प्रकाश, ज्ञान के परतः प्रामाणिक, इनमें कोई सीधा संबंध नहीं है। यह दो अलग अलग सिद्धांत हैं। ज्ञान का जो प्रकाश का सिद्धांत है वह ज्ञान के ज्ञान से संबंधित है और ज्ञान के प्रामाणिक का संबंध है वो ज्ञान की प्रामाणिकता से संबंधित है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब देखिए, जो हम आप लोग को लेके चलना चाहते थे कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया कि ये जो परतः प्रामाण्य स्वतः प्रामाण्य है इसको हम लोग फिक्स से याद करते हैं, क्योंकि हमको भूल जाता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि न्याय वैशेषिक दर्शन परतः प्रामाण्य को मान रहा है कि स्वतः प्रामाण्य को मान रहा है, मीमांसक क्या मान रहे हैं, बौद्धिज्म क्या मान रहा है, सांख्य योग दर्शन क्या मानता है, तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हम ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है? इसमें से अधिसंख्य लोगों ने हाथ उठाया कि हम इसको ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक को बनाने की आवश्यकता तभी पड़ती है ना कि जब आप किसी अवधारणा को समझने की कोशिश नहीं करते। अब जैसे ज्ञान का जो प्रामाण्य संबंधी सिद्धांत है वह दो दृष्टिकोणों से अपने मत को रखता है। एक तो वो रखता है उत्पत्ति की दृष्टिकोण से, यानी प्रामाण्य की उत्पत्ति, और दूसरा ज्ञप्ति की दृष्टिकोण से, मतलब हम निश्चय कैसे करते हैं कि कोई बोध प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। सर इंग्लिश में भी एक बार बोल देंगे क्या सर, प्लीज? साहिस्ता जी हैं? जी सर, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल दीजिए। आप परेशान मत होइए, मैं इंग्लिश में भी आपको जब प्रामाण्यवाद पढ़ाऊंगा ना तो मैं इंग्लिश में भी सारी चीजों को बताऊंगा। अभी भी थोड़ा इंग्लिश बता दे रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। अब जैसे दो संदर्भ हमने यूज किया, प्रामाण्य के संदर्भ में दो बिंदु आते हैं जिनके आधार पर भारतीय दर्शन प्रामाण्य को डिफाइन कर रहा होता है। प्रामाण्य मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है? साहिस्ता जी समझ में आए इंग्लिश? जी सर। ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज जो है परफेक्ट शब्द नहीं है ज्ञान को डिफाइन करने के लिए, इसलिए हम यूज करेंगे ऑथेंटिसिटी ऑफ ज्ञान या ऑथेंटिसिटी ऑफ कॉग्निशन। नॉलेज और ज्ञान दोनों एक नहीं है, इसकी अवधारणा हम डिटेल में आप लोग को बताएंगे जब ज्ञान मीमांसी पक्ष हम पढ़ाएंगे आपको।
तो अभी जो शाइस्ता जी ने कहा, हमारा डिस्कशन जो हो रहा है वो ऑथेंटिसिटी ऑफ कॉग्निशन पे हो रहा है कि हमारे जो बोध की प्रामाणिकता है उसको दो दृष्टियों से भारतीय दर्शन में देखा गया है। एक तो बाई ओरिजिन, जिसको हम उत्पत्ति का दृष्टिकोण कहते हैं, और एक दृष्टिकोण होता है जिसको कहते हैं कि ज्ञप्ति का दृष्टिकोण, यानी हमें बोध कैसे होता है, ज्ञान के प्रामाणिक का निश्चय कैसे होता है। ठीक है, कैसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि कोई बोध प्रामाणिक है कि कोई बोध अप्रामाणिक है, इसका हम निश्चय कैसे कर रहे होते हैं। तो दो दृष्टिकोणों से भारतीय दर्शन में प्रामाणिक को देखा जाता है। अब जो दोनों दृष्टिकोण हैं, एक तो बाई ओरिजिन और बाई कि कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि कोई ज्ञान प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, यानी ज्ञप्ति, उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में दो दृष्टिकोण आते हैं। और फर्दर एक तो कहते हैं स्वतः प्रामाण्य और एक कहते हैं परतः प्रामाण्य। स्वतः को शाइस्ता जी कहते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, क्या कहते हैं शाइस्ता जी? जी सर, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बोले ना सर। स्वतः, और परतः को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो प्रामाणिक को दो दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, बाई ओरिजिन उत्पत्ति की दृष्टिकोण से, और कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं ज्ञान की प्रामाणिकता का निश्चय कैसे कर रहे हैं, यानी ज्ञप्ति की दृष्टिकोण से, और उत्पत्ति और ज्ञप्ति को फिर दो दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, एक तो स्वतः और दूसरा परतः, यानी बाई इंट्रिंसिक और बाई एक्सटेंसिक। अब देखिए, हर एक चीज की अवधारणा है। जब हम कहते हैं कि आपके मन में आएगा कि सर ये प्रामाणिक की उत्पत्ति का क्या मतलब हुआ, सर ये प्रामाणिक की ज्ञप्ति का क्या मतलब हुआ, सर ये प्रामाणिक की उत्पत्ति के संदर्भ में स्वतः प्रामाणिक का क्या मतलब हुआ, सर ये ज्ञान के प्रामाणिक की ज्ञप्ति के संदर्भ में परतः प्रामाणिक का क्या मतलब हुआ। यह सब विचार आपके मन में आ रहा होगा ना? यस सर। यस सर। आ रहा है ना? यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। केवल रट लेने से काम नहीं चलेगा कि आप रट लो कि न्याय वैशेषिक दर्शन परतः प्रामाणिक को मानता है उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों दृष्टिकोणों से, और जो कुमारी मीमांसक हैं वह स्वतः प्रामाणिक को मानते हैं उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों दृष्टिकोणों से। इसको रटने से काम नहीं चलेगा। इसकी शब्दावली को, इसमें यूज किए गए संदर्भ की अवधारणा आप सभी को समझनी होगी। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता था एक एग्जाम्पल से। आशुतोष जी ने इसमें बहुत मदद की, उन्होंने कुछ अवधारणाओं को रखा, प्रकाश्य और प्रामाण्य का संदर्भ लाया, जिसको मैंने डिटेल में आप लोग को व्याख्यायित किया। अब यहाँ जितने लोग भी एसोसिएट हैं, 14-15 लोग, सभी लोग ये जान रहे होंगे कि ज्ञान के प्रकाश्य और ज्ञान के प्रामाण्य, और शाइस्ता जी के लिए कह दें कि जो हमारे कॉग्निशन को डिफाइन करता है, जिसको कहते हैं ना कि नॉलेज ऑफ कॉग्निशन, जिसको ज्ञान का ज्ञान कहते हैं या ज्ञान का प्रकाश कहते हैं, या हम कहते हैं कि इल्यूमिनेशन ऑफ नॉलेज, इल्यूमिनेशन ऑफ ज्ञान या कॉग्निशन, या इससे संबंधित जो सिद्धांत है, और जो दूसरा सिद्धांत है जिसको हम हिंदी में कहेंगे ज्ञान का प्रामाण्य, और अंग्रेजी में हम कहेंगे इसको वैलिडेशन ऑफ कॉग्निशन। यह दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं, यहां लगभग सभी लोग यह जान गए होंगे। सभी लोग जान गए तो हाथ खड़ा करिए कि अब आप लोग आज की इस डिस्कशन से ये जान गए कि ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं और दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। और ये अभी बस जस्ट शुरुआत है, इसको डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाएगा रेगुलर क्लास में। सभी लोगों ने लगभग हाथ उठा दिया है और सभी लोग अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें ये समझ में आया प्रामाण्य के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए, ये तो इंडियन फिलॉसफी की बात है। एक इंडियन फिलॉसफी का और उदाहरण लेते हैं, उससे हम समझाने का कोशिश करते हैं कि अवधारणा क्या होती है। अब देखिए, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग जानते होंगे कि न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव का प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। सभी लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं?
यहाँ जो 14 लोग हैं, सभी लोग में से हाथ खड़ा करें, कितने लोग जानते हैं कि अभाव के प्रत्यक्ष को न्याय वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया है? सभी लोगों ने लगभग हाथ खड़ा किया कि सभी लोग ये जान रहे हैं कि अभाव के प्रत्यक्ष को न्याय वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया है। यानी जो अनुपलब्धि प्रमाण होता है उसका अंतर्भाव कहाँ किया गया? प्रत्यक्ष में किया गया। सभी लोग जान रहे हैं। अच्छा, इसमें से कोई इसकी अवधारणा समझाने का इच्छुक है? जैसे आशुतोष जी ने कोशिश की और प्राकाश्य का संदर्भ लाया, ज्ञान के प्राकाश्य का संदर्भ लाया, इल्यूमिनेशन ऑफ कॉग्निशन का संदर्भ लाया। क्या इनमें से कोई व्यक्ति ये समझाने का प्रयास करेगा कि इसके पीछे की अवधारणा क्या है? अभाव के जो प्रत्यक्ष को स्वीकार किया जा रहा है, इसके पीछे की अवधारणा वो बताएगा कि किस प्रकार के सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। क्योंकि ये भी फैक्चुअल है, मालूम है आप लोग में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इस सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। हम चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इसमें, जो लोग जुड़े हैं 14 लोग, जो ये इसके पीछे की अवधारणा जान रहा है कि क्यों एक विशेष प्रकार के सन्निकर्ष की परिकल्पना की है न्याय वैशेषिक दार्शनिकों ने अभाव के प्रत्यक्ष के लिए। जो बताने की स्थिति में हाथ खड़ा करें। संतोष जी एक जुड़े हुए हैं, कहां से हैं आप? अनूप सिंह। अच्छा, जुबैर जी हाथ खड़ा किए हुए, आप ये अवधारणा बताएंगे कि कौन से सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया न्याय वैशेषिक दर्शन? सर ये विशेष से विशेषण अभाव से हुआ है सर। हाँ, विशेष से विशेषणता भाव सन्निकर्ष से इसको स्वीकार किया गया। इसके पीछे की अवधारणा बताइए। कभी आपने जानने का प्रयास अभाव प्रत्यक्ष? जी सर, एक्चुअली प्रत्यक्ष का तो सीधा हम लोग ये मीनिंग निकालेंगे, जो सन्निकर्ष हो, जो चक्षु से सीधा सन्निकर्ष हो रहा तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो न्याय वाले जो अभाव को जो जानेंगे तो उसको प्रत्यक्ष से इसलिए जानेंगे कि उनको उनके अनुसार जो अभाव मुझे हो रहा है, मैंने कहीं उसको पहले प्रत्यक्ष किया तभी मुझे उस चीज का अभाव हो रहा है। मतलब मैं एक साधारण सा लैंग्वेज में बता रहा हूँ। नहीं जुबैर जी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे। आप जो भी बता रहे हो अच्छा बता रहे हो। स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो ये विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष की परिकल्पना की न्याय वैशेषिक दार्शनिकों ने, क्यों की? इसके पीछे की क्या अवधारणा है? वो एक्चुअली क्या सर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे विशेषण विशेष अभाव है, उसमें जो विशेष है, जो विशेष अभाव है, उसको मैं बता पाऊंगा कि जैसे कोई घटा भाव है, किसी भूतल में घटा का अभाव, तो जिस चीज का अभाव है वो विशेष कहलाएगा, और जिस क्षण अभाव है वो विशेषण कहलाएगा। थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है। मैं असल में क्लिनिक में हूँ तो माइंड मेरा डाइवर्ट है इधर भी। जी सर, इसको मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। आशुतोष जी आप कोशिश करिए, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आशुतोष जी, आप कोशिश करिए, 9 मिनट शेष है, कोशिश करिए, फिर हम लोग बाकी परिचर्चा कल करेंगे। और अभी ये डिस्कशन ही चलेगा, अभी आप लोग घबराइए मत। 2, 4, 5 दिन हम तो यही बताएंगे आपको कि अप्रोच कैसे आपको करना है। इसके बाद मेरी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। आशुतोष जी बताइए। सर जैसे हम किसी गुलाब के फूल को देखते हैं, ठीक है, तो गुलाब के फूल की विशेषणता को अगर हम देखें तो वो है लाल। अगर हम देखें कि लाल गुलाब है तो लाल उसकी विशेषणता हुई, यानी उसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं लाल को। लेकिन अगर उसी को हम रिमूव कर दें, उस लाल गुलाब में से मैं लाल को रिमूव कर दूं, तो उसका प्रत्यक्ष मुझे अब नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मैं देखूं किसी जगह पर अगर घट है। बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर अभी आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। उसी तरीके से सर अगर कहीं पर हम ये देखें कि घट रखा हुआ है, घटा भाव का जो एक कॉन्सेप्ट है,
कहीं पर घड़ा रखा हुआ है और उस घड़े को हम उस स्थान से हटा देते हैं, तो जब तक वो रहा वहां पर विशेषण हुआ। अच्छा, जुबैर जी और आशुतोष जी, आप लोग अनम्यूट हो जाइए। आप दोनों हमसे डिस्कस कर रहे हो, आप लोग अनम्यूट रहो, बाकी लोग म्यूट रहो, और जब हैंड रेस करने के लिए कहेंगे तो आप रेस करना। जुबैर जी आप भी अनम्यूट हो जाओ। जी सर। हाँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लोग ने कोशिश फिलॉसफी निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं ना उनको ज्यादा अच्छा समझ में आता है फिलॉसफी। कोशिश करने से भागना नहीं है। कभी आप लोगों ने यह सोचा कि जब प्रत्यक्ष होता है तो उसमें क्या परिघटित होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या परिघटित होती है? वह है सन्निकर्ष। इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होता है। अच्छा, जब हम घट के अभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो यह प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से हो रहा है? चक्षु से हो रहा है। जी सर। हो रहा है ना, चक्षु से हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, देखिए कि जो सन्निकर्ष है, जो संबंध है, वह दो प्रकार से स्थापित होता है इंद्रियों से विषय का। एक तो संयोग, दूसरा समवाय। ठीक है जी सर। जी सर। अब देखिए, अगर हम मान लें कि हम संयोग को मान लें कि जो घटा भाव है उसके साथ चक्षु का संयोग हो रहा है, मान लेते हैं इसको। जी सर। क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि चक्षु क्या है? द्रव्य है। चक्षु क्या है? द्रव्य है। और अभाव क्या है? पदार्थ है। जी सर। जी सर। जो संयोग का संबंध होता है वह दो द्रव्यों के बीच होता है, तो संयोग परिघटित नहीं होगा, पहली चीज। जी सर। अब सोचिए कि अच्छा चलिए, चक्षु का मान लीजिए कि समवाय के साथ सन्निकर्ष बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो समवाय सन्निकर्ष होता है या जो समवाय का संबंध होता है उसको क्या व्याख्यायित किया गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में? मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी लोग बेसिक्स कुछ जान लें, बाकी तो मैं डिटेलिंग बताऊंगा, बेसिक्स भी बताऊंगा। समवाय को किस प्रकार डिफाइन करते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में? कि परस्पर आधार और आधेय के रूप में संबद्ध दो अयुक्त सिद्ध पदार्थों के बीच के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। जी सर। यही परिभाषा है ना, कि परस्पर आधार और आधेय के रूप में संबद्ध दो अयुक्त सिद्ध पदार्थों के बीच के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करिए, इसकी अवधारणा लाइए कि जब समवाय की स्थिति हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। चक्षु द्रव्य है तो द्रव्य भी पदार्थ का एक प्रकार है कि नहीं है? जी सर। चक्षु भी पदार्थ का एक प्रकार है क्योंकि द्रव्य है। 7 पदार्थों में द्रव्य भी आता है ना। और अभाव भी क्या है? पदार्थ है। बिल्कुल। यहाँ दो पदार्थ की स्थिति तो बन गई, लेकिन क्या ये दोनों पदार्थ अयुक्त सिद्ध हैं? नहीं सर, इसका खंडन हो सकता है। अयुक्त का अंग्रेजी में अर्थ होता है शाइस्ता जी, इनसेपरेबल। ठीक है, इनसेपरेबल। तो क्या ये जो दोनों पदार्थ हैं चक्षु और ये, क्या ये इनसेपरेबल हैं? नहीं सर। नहीं सर, सेपरेट संबंध को रखते हैं? नहीं रखते हैं ना, दोनों स्वतंत्र स्थिति रखते हैं। चक्षु के बिना घटाभाव भी हो सकता है और घटाभाव चक्षु के बिना भी हो सकता है। जी तो सर। यहाँ समवाय संभव होगा? नहीं होगा। तो दो ही प्रकार के संबंध संभव है ना, इसी का कॉम्बिनेशन आप लोग बनाते हो ना। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय, इसी का कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना आप लोग। जी सर। तो यहां तो ये दोनों संभव नहीं हो पाया। जी सर। ठीक है, तब इनको मजबूरन कल्पना करनी पड़ी एक विशिष्ट प्रकार के सन्निकर्ष की, जिसको उन्होंने कहा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अब इसकी अवधारणा आपको समझ में आई? जी सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। यहाँ पर भी दो प्रकार का सन्निकर्ष है, एक विशेषणता सन्निकर्ष और एक विशेष्य सन्निकर्ष। दो प्रकार का सन्निकर्ष है। तो दो प्रकार का सन्निकर्ष कैसे है?
ये कहते हैं कि दो तरीके से हम अभाव को देखेंगे। एक तो कहेंगे कि भूतल पर घटा भाव और एक कहेंगे कि घटा भाव से युक्त भूतल। दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं ना। जी सर। भूतल पर घटा भाव से युक्त भूतल। तो एक जगह क्या हो रहा है कि घटा भाव विशेष्य बन रहा है और एक जगह बन रहा है विशेषणता। तो जहां विशेषणता बनेगा वहां विशेषणता सन्निकर्ष से और जहां विशेष्य बनेगा वहां विशेष्य सन्निकर्ष से। ठीक है जी सर। आज के क्लास के बाद आप लोगों से कोई यह अवधारणा पूछेगा कि अभाव का सन्निकर्ष क्यों कल्पित किया गया विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से, तो आप लोग बता पाओगे? जी सर। बता पाओगे? और नहीं बता पाओगे तो जब हम डिटेल में क्लास लेंगे उसके बाद तो बता ही दोगे। लेकिन हम यह सब बता क्यों रहे हैं? हम यह बता रहे हैं कि हर एक माइन्यूट चीज की दर्शन शास्त्र में एक अवधारणा है, चाहे वह इंडियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे वह धर्म दर्शन ही क्यों ना हो, सब जगह की अवधारणा है। मैं 4-5 क्लासेस में हर एक विषय से, हर एक दर्शन शास्त्र के पाठ से ऐसे अनेकों उदाहरण आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा कि यह विषय मात्र अवधारणात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रटोगे तो इसके साथ न्याय नहीं करोगे, कभी न्याय नहीं कर पाओगे इस विषय के साथ। ठीक है, अगर आप दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, आप प्रोफेसर भी बन गए, तब भी आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी अगर आप इस तरह से ट्रिक करके आप वहां पहुंच गए। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बताइए। बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है ना? जी सर। आज से आप लोग इस बात को रख लीजिए कि हमें इस विषय पे जो अप्रोच रखना है वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखना है, अवधारणाओं के थ्रू इस विषय को समझना है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक इफ्स एंड बट्स डाल दूंगा कि अवधारणाओं को समझने का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर जो डोजेस देता है आप लोग को आपकी बीमारी का, तो वो ग्रेजुअल होता है ना, सीधे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक नहीं चला देता ना। जी सर, बिल्कुल सर। अगर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चला देगा तो रिएक्शन हो जाएगा ना। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब जब आप धीरे धीरे अवधारणाओं की तरफ बढ़ेंगे तो आराम से ग्रेजुअली बढ़ेंगे। ठीक है, अनावश्यक रूप से अपने मस्तिष्क पे जोर नहीं देंगे। ठीक है, यस सर। जी सर। 9 बज गया है। अभिराज जी आप लेट ज्वाइन किए हैं आज, लग रहा है। यस सर, मैं थोड़ा वो रक्षाबंधन में बाहर गया हुआ था, ड्राइविंग कर रहा था तो क्लास सुन रहा था सर मैं। चलिए ठीक है, अब जो है रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही होगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप लोग भानु जी का क्लास है 9 बजे। सर प्रणाम सर, मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, सॉरी उस टाइम के लिए, और रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो गई है और मैं अभी 10 मिनट से ज्वाइन हूँ प्रॉपरली, तो बहुत बेहतर क्लास रही। और ये जिस तरह के एग्जाम की सुनने की बात आ रही है जीडीसी में और सब जगह, ये तो बहुत बेहतर क्लास हुई और हम सभी की तरफ से आपको बहुत आप निश्चिंत रहिए, हम लोग बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमको ध्यान है कि अभी स्टूडेंट्स ग्रेजुअली धीरे धीरे अवधारणाओं की ओर ले जाएंगे उनको। एकाएक अगर तुरंत अवधारणाओं, जटिल अवधारणाओं की ओर ले जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ग्रेजुअली करके धीरे धीरे हम अवधारणाओं की ओर ले जाएंगे, और जब साल भर बाद इन लोग पढ़ने उड़ने के बाद जब निकलेंगे ना तो इन लोगों को खुद महसूस होगा। इसमें से सभी लोग पीके फिल्म देखे होंगे ना? जी सर। और 3 इडियट्स देखे हैं कि नहीं? 3 इडियट्स देखे हैं सभी लोग? 3 इडियट्स उस सूत्रवाक्य को हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा आपको योग्यता के पीछे भागना है। ठीक है, कभी भी कोई लक्ष्य बनाइए, ये नहीं कि हमको नेट करना है, हमको जेआरएफ करना है, हमको एक्स करना है, हमको वाई करना है, जेड करना है, ये सब लक्ष्य मत बनाइए। आपको यह लक्ष्य बनाना है कि हमको इस विषय की अवधारणा
इस विषय के जो बेसिक्स हैं, इस विषय के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमको धीरे धीरे करके धारित करना है। एक बार जब योग्य बन जाएंगे ना, तो ये जो उसका शब्द था, खैर हम नहीं यूज करेंगे, चलिए यूज ही कर देते हैं कि झक मार के जो है पैसा, रुपया, नेट, JRF, XYZ, असिस्टेंट प्रोफेसर सब पीछे पीछे लग के चला है। ठीक है, चलिए अब सर बहुत बहुत शुक्रिया फिर से सर, और बहुत बेहतर क्लास हुई, सबकी तरफ से धन्यवाद सर, और आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है फिलॉसफी चर्चा। कल फिर मिलेंगे। आप जो है क्लासेस लीजिए, बीच बीच में हम आपकी क्लास में भी आते हैं भानु जी। सर मुझे भी आज थोड़ा सा सौभाग्य मिला, हम भी कंटिन्यू रहेंगे, बहुत रस मिला आपकी क्लास में, लास्ट में ही आ पाए। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। गुड